आज का लेक्चर बिल्कुल खास होने वाला है, इसीलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एकदम बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो में एकदम लगातार बने रहेंगे। और खास करके नीट और जेई के पर्पस से जो टॉपिक का स्ट्रेंथ होता है, टॉपिक तो मैं लास्ट में बताऊंगा ही कि कौन सा टॉपिक आज हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक के स्ट्रेंथ के विषय में आप ये जान लीजिए कि अब से पहले हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में जो भी स्टडी करा है, हमने हर तरह की बात आपसे कर ली है। लगभग बेसिक में मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो बची हुई है, फिर भी प्रॉब्लम है और ये फिजिक्स है। कितना भी बात कर लो फिर भी कुछ ना कुछ बात बच ही जाती है और वो समय के साथ फिर धीरे धीरे होता रहता है। क्योंकि आपके पास अगर समझ है अपने करियर की, समझ है अपने सब्जेक्ट की, समझ है अपने सब्जेक्ट को समझने की, तो आपको धैर्य बना करके रखना ही होगा। पेशेंस अगर आपने लूज करा तो समझ लीजिए सब्जेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जीरो से हीरो बनने जा रहे हो। आपके पास धीरे धीरे जिस तरह से एक बेहतरीन फिजिक्स आ रहा है, मुझे भी बहुत खुशी होती है। और आप आज इस लेक्चर में जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन इन प्लेन, यानी मोशन इन टू डायमेंशन। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को और बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते हैं और जहां तक हो सकेगा तो आपको उस पर पूरी चर्चा हम आपके लिए लाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी का दूसरा नाम है मोशन इन प्लेन, है ना, इसी को कहा जाता है और इसी को कहते हैं और मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, या इसी का नाम आप और भी चाहे तो दे सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। देखिए कितना खूबसूरत, पहले तो नाम से हम लोग फिजिक्स को या टॉपिक को समझते हैं कि लोग जो अलग अलग चर्चा करते हैं, लोग जो अलग अलग बातें करते हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी समानता है और कितनी, है ना, विषमता है, मतलब क्या डिफरेंस है, पहले उसको समझ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन सब एक ही बात है। और प्लेन इसीलिए कहा गया कि ये एक साथ दो डायमेंशन में, दो डायरेक्शंस में मोशन करता है और इसीलिए इसका नाम मोशन इन प्लेन पड़ा है, 2D मोशन। ये सब एक ही बात है। बहरहाल इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में दिया था, सेम वही चीज। और ये एकदम बिल्कुल आप जान लीजिए कि काइनेमेटिक्स का ये कंक्लूजन है एक तरह से। इस पर जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, इससे पहले की तमाम बातें आपकी ऑटोमेटिकली रिवाइज होती जाएगी और मैं करवा भी दूंगा, मैं दिखा भी दूंगा। सबसे पहले ये वर्ड जो है ना, आप इसको समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल आखिर हम कहते हैं किसको, प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल जो है ना, हर किसी भी ऑब्जेक्ट का, हर किसी भी पार्टिकल का, हर किसी भी बॉडी का नाम प्रोजेक्टाइल हो सकता है अगर आपने उसे एक बार थ्रो कर दिया और उसको ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया मोशन करने के लिए। कुछ भी परिस्थितियां वो खड़ी करे, तैयार करे, झेले, वो तमाम चीजें उस पार्टिकल का प्रॉपर नाम हो जाता है प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल इज नथिंग, इट इज ओनली द नेम ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच इज प्रोजेक्टेड फॉर इट्स मोशन, थ्रो किया जाता है, व्हिच इज थ्रोन फॉर इट्स मोशन। आप ये भी कह सकते हैं जिसको फेंक दी जाती है गति करने के लिए। सिंपल सी बात है, आप क्रिकेट के ग्राउंड में देखते हैं, है ना, आप फुटबॉल के ग्राउंड में देखते हैं, आप वॉलीबॉल के ग्राउंड में देखते हैं। वो जो वॉलीबॉल में जो वो रैकेट से मारता है, स्ट्राइक लेता है ना, वो सब क्या है, प्रोजेक्टाइल है। क्रिकेट में जो आप देखते हैं बैट्समैन बॉल को स्ट्राइक लेता है, बॉल को थ्रो करता है, बैट से मारता है, वो बॉल क्या है, प्रोजेक्टाइल है। फुटबॉल को जो फील्ड में खिलाड़ी
मारता है पैर से और फुटबॉल स्ट्राइक किक लेने के बाद जो है वो हवा में उड़ता है, वो सब क्या है? प्रोजेक्टाइल है। आप भी वो काम करते हैं। कोई एक पत्थर का टुकड़ा लिया और ऐसे लेकर के फेंक दिया, तो आपने जिस पत्थर को फेंका उसके बाद आपके कंट्रोल से तो वो बाहर चला गया, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्टिव हो गई और उसके हिसाब से जो वो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए मोशन करते फिर से ग्राउंड पर गिरता है, प्रोजेक्टाइल है। और उसी के मोशन का स्टडी करेंगे। बहुत खूबसूरत, बड़ा ही मजेदार, हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तो इट इज द नेम ऑफ अ पार्टिकल, है ना, नेम ऑफ अ पार्टिकल which is thrown for its motion, which is thrown for its motion under gravity, मोशन अंडर, क्योंकि आपके पकड़ से बाहर चला गया, हवा में ये बॉल तैर रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटी अपना काम इसके ऊपर कर रही है। तो जनरली हम लोग यही करते हैं ना, यहाँ से ऐसे सपोज कीजिए कि एक बॉल को हमने यहाँ से लिया और ऐसे फेंका, समथिंग वेलोसिटी दिया, तो ये इस तरह से जाकर के, इस तरह से जाकर के फिर से ग्राउंड को हिट करती है। या कभी आपको बहुत सी परिस्थितियां आपको दिखा रहे हैं हम, हो सकता है आप किसी टावर पर इस तरह से खड़ा करके और यहाँ से आप क्या करते, एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर देते, ये इस तरह से आकर के ग्राउंड पर गिर जाता है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है कि आप इस तरह से लेते हैं किसी बॉल को और ये सपोज कीजिए टावर है, यहाँ से आप किसी बॉल को लेते ऐसे फेंक देते हैं, ये इस तरह से आकर के ग्राउंड को हिट कर देता है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, किसी बॉल को आप यहाँ से ऐसे फेंक दें, ये इस तरह से आकर ग्राउंड को हिट करे, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी भी प्रकार से आप अगर इसको थ्रो कर देते हैं तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट मिलता है वो इसी रूप में हमको मिलता है। बहुत सी प्रक्रियाएं, बहुत सी बातें इसमें हम लोग सीखेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सो प्रोजेक्टाइल का ये जो सिचुएशन है, ये सिंगल बॉल प्रोजेक्शन में हम लोगों ने इस तरह की परिस्थितियां देखनी है आगे चलकर। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर फिगर में आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ग्रेविटी में आपने देखा था, मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसी कुछ परिस्थितियां यहाँ भी आने वाली है। वो परिस्थितियां क्या आने वाली है? वो परिस्थितियां आने वाली है कि एक सिचुएशन ऐसा होगा जो मोस्ट बेसिक स्टडी है हमारे प्रोजेक्टाइल का, वो यहाँ है कि एक बार ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एंड थ्रो करने के बाद ये वापस फिर अगर ग्राउंड पर उसी लेवल में हिट करता है, तो इसकी स्टडी एक अलग तरीके से हम लोग करेंगे। शुरू यहीं से करना, इसमें भी बहुत बात सीखने के लिए होती है। और दूसरी, किसी टावर से अगर बॉल को मैं अलग अलग डायरेक्शन में या अबव द या अलोंग द हॉरिजॉन्टल या बिलो द हॉरिजॉन्टल इस तरह से प्रोजेक्ट करता हूं, यहाँ देखिए ना हर परिस्थितियां दिखा दी है मैंने। तो ये जो सिचुएशन है, ये इन दोनों सिचुएशन पर गौर करेंगे और इस सिचुएशन पर भी हम लोग गौर करेंगे, तो हमको बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। तमाम बातों पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सिर्फ हमने आपको एक झलक दिखाया है, चीजें तो अभी बिल्कुल आनी बाकी है। और अब देखिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। थोड़ी गंभीरता रखनी है, वीडियो पर लगातार बने रहना है ताकि आपको कोई भी चीज मिस न करे। चलिए शुरू करते हैं अब इसको विधिवत हम लोग स्टडी करना। कि अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 2 डायमेंशनल मोशन क्यों है। 2 डायमेंशनल मोशन बिल्कुल है, आप खुद देख लीजिए कि जब ये बॉल प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो किसी भी पोजीशन पर अगर आपको देखना है इसका डिस्प्लेसमेंट या इसका सिचुएशन, तो देखिए ये एक्स में भी है और ये वाई में, मतलब इधर भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इधर भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। सिंपल सी बात है, ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। सो 2 एक्सिस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसी प्लेन में इस पार्टिकल का मोशन हो रहा है, इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन कहा जाता है। ये तमाम बेसिक। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में
हम आपको जैसे अंडर ग्रेविटी बताए थे, मैं वो भी एक बार दिखा दूं। हाँ, अंडर ग्रेविटी जब मैंने वर्टिकल अपवार्ड, ये सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग जब मोशन अलोंग वाई एक्सिस है ना, इस पर चर्चा हमने कर लिया। मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर एक बॉल को मैं ऐसे लेता था और ये बॉल इस तरह से यहाँ गिरता था, तो एक सिचुएशन था ना, ये वाई नेट बराबर 0, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। और एक था ये वाला कि यहाँ से किसी बॉल को हम ऐसे फेंकते थे और ये ऐसे आकर के गिरता था, यहाँ पर क्या होता था, वाई नेट नॉट इक्वल टू 0 की परिस्थिति आती थी। तो दोनों सिचुएशन को अलग अलग हम लोगों ने स्टडी किया था, बिल्कुल याद होगी बात आपको। तो 100% इस चीज को हम यहां भी लाने वाले हैं, क्योंकि आप देख लीजिए प्रोजेक्शन इन सेम लेवल, प्रोजेक्शन इन सेम लेवल, कोई इतना क्लियर करके डिस्कस नहीं करते हैं बेसिक में, लेकिन मैं आपको समझने, चूंकि है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, इसीलिए मैं बिल्कुल अलग अलग करके बता रहा हूं। और प्रोजेक्शन इन डिफरेंट लेवल है ना, इन डिफरेंट लेवल, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, इस पर गौर करना है। डिफरेंट लेवल, अच्छा अंतर क्या होगा, जब प्रोजेक्शन इन सेम लेवल है तो क्या होगा, इसमें इसमें वाई नेट का वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल का एक बार फिर से क्या होगा, 0 होगा। और ये जो है इसमें वाई नेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। और ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, आपको हम अभी तुरंत दिखाए थे, फिर एक बार आपको, ये वाई नेट 0 का कंडीशन है, वाई नेट इक्वल टू 0 है, और ये जो है एक्स एक्सिस हो गया और ये देखिए एच हाइट है, और यहां से हमने सपोज कीजिए बॉल को ऐसे फेंका, ये ऐसे आके गिरेगा, तो ऐसे आकर के गिरेगा, तो ऐसे में क्या हुआ, प्रोजेक्शन किए हम यहां से, प्रोजेक्शन किए यहां से, और ये आकर के ग्राउंड को हिट किया यहाँ पर, तो इस कंडीशन में वाई नेट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, बल्कि एच है, माइनस एच है, क्या है नहीं है वो तो बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन दोनों प्रोजेक्शन में आप फर्क देख लीजिए, तो ये सेकंड वाला डायग्राम इसको फॉलो करता है और फर्स्ट वाला डायग्राम इसको फॉलो करता है। ये सिचुएशन हमने आपको दिखा दिया, और सबके लिए रूल एक होगा, फॉर्मूले अलग अलग आएंगे। और अब आपको जब सब कुछ बता देंगे तब आपको सारी चीजें यहां से बैक होकर के समझने का मौका मिलेगा। सो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए मैं इसको शुरू करता हूं, चूंकि बेसिक यही है हमारा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में इसका नाम दिया हूं, ये मेरा स्पेशल दिया हुआ नाम है, ये नाम मैंने अपने खुद से दिया है ताकि हमारे बच्चे चीजों को बढ़िया से समझ पाए। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब हो गया ग्राउंड ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसीलिए मैं इसका नाम देता हूं कि ये वाई नेट को 0 करेगा और इसका कुछ मामला अपने तरीके का होगा, यानी ये बता रहा है वाई नेट, यानी नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सिचुएशन यहां से देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि एक बॉल को हमने लिया और यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, और एंगल हमने कुछ इसका थीटा रखा, ये है थीटा और ये है यू। याद रखेंगे, बहुत सी बातें इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है। यू को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंड थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नोट करिएगा ध्यान में, यहां सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, और मैं आपको गलतियों से ही सिखाता हूं, गलतियों से ही बचाता हूं। यही हमारी और इस प्लेटफॉर्म की खासियत है कि मैक्सिमम केस में तो थीटा रहता है, हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर करते हैं वही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना कि आपको वर्टिकल से भी थीटा दिया हुआ रहेगा, तो जब वर्टिकल से थीटा दिया हुआ रहेगा तो अलर्ट हो जाइएगा, और ये गलती अक्सर होगी आपसे। उसको एक्स से जो है 90 में से घटा देंगे आ जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखिएगा ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के
नीचे बॉल घुसेगा नहीं, और घुसेगा तो विशेष परिस्थितियां आएगी, वो अलग बात है। अगर ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट किया है आपने, तो ये स्वाभाविक तौर पर ये इस तरह का पाथ क्रिएट करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि व्हाई दिस हैपन सो, ऐसा होता क्यों है। जरूर मैं आपको इस बात के विषय में सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा और बेहतर इसको मैं करना चाहता हूँ, फिगर थोड़ा सा और स्मार्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको मन खुश कर देने वाला फिगर चाहते हैं हम बना के दें, ताकि आपको अच्छा से मज़ा आए और आप एंजॉय करें, ना कि दिमाग में कोई ऐसा बोदरेशन हो। ये देखिए यहाँ पर मैंने उस बॉल को रखा है जिस बॉल पर हम प्रोजेक्टाइल स्टडी करने वाले हैं, और ये मान के चलते हैं कि ये जो है इस तरह से u वेलोसिटी से, और थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। या करेंगे u क्या है हमारा, ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंड थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। याद रखना है, मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर देंगे, और एसी डब्ल्यू डायरेक्शन तो आप देख ही रहे एंटी क्लॉकवाइज में है। ये सब चीजें समझनी। अब देखिए आगे, जब ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ तो ये जाएगा कैसे, इस तरह से जाकर के ऐसे ग्राउंड को हिट करेगा, एकदम करेगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्टिव है, और आप जो हमने अंडर ग्रेविटी में जो साइन कन्वेंशन सिखाया था मैंने आपको, हमने अपवार्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव दोनों ऑप्शन लिया था। इसमें जनरली हम लोग अपवार्ड पॉजिटिव ही लेकर के काम करते हैं, तो ओवरऑल जी का साइन हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। इसको अब आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्टाइल आगे जाता है, तो जैसे जैसे टाइम इसका ये होता है, तो ये प्रोजेक्टाइल जो है वो u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, तो इसका ux का जो वैल्यू होगा वो u cos थीटा होगा, और जो uy होगा वो होगा आपको u sin थीटा। ये बिल्कुल क्लियर है, ux का वैल्यू u cos थीटा, और uy का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ux यानी x कंपोनेंट। आप देखिए ना, थीटा जब x से है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा, और uy जो होगा वो आपको हो जाएगा u sin थीटा। इसमें कहीं से कोई संदेह होना नहीं चाहिए। अब आगे क्या होता है, जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता है, तो जब तक यू इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है तो ऊपर भी चढ़ेगा, और ये u cos थीटा से तो आगे ये जा ही रहा है। लेकिन इसको करता क्या है ना, कि g जो है वो लगातार नीचे लाने की कोशिश करता है, यानी यह g जो है लगातार इसको रिटार्डेशन जनरेट कर रहा है y वेलोसिटी में, y डायरेक्शन में। यहाँ पर आने के बाद सपोज कीजिए ये अपना मैक्सिमम हाइट लिया, और अब जी इसको नीचे यहाँ पर क्या हो जाता है, टॉप मैक्सिमम पर Vy इक्वल टू 0, जैसा अंडर ग्रेविटी भी हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद फिर ये नीचे आना शुरू करता है जी की वजह से, नीचे आना शुरू करता है जी की वजह से, नीचे आना शुरू करता है जी की वजह से, और अंत में ग्राउंड को ये हिट कर देता है। प्रोजेक्टाइल का खेल वहीं खत्म हो गया। तो ये जो चीजें हम लोग अभी देख रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है। क्या याद रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के कंडीशन में देखिए ux इक्वल टू u cos थीटा ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी को चेंज करने का जिम्मेदारी एक्सीलरेशन के पास होता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है आपको एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यानी आपको ax की वैल्यू क्या है, 0 है। और जब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो एक बात ध्यान देना है कि इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux दैट इज u cos थीटा ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट,
जबकि जब y डायरेक्शन की बात करते हैं uy इक्वल टू व्हाइल, यानी जबकि uy इक्वल टू जो हमारे पास u साइन थीटा है, इस पर हमेशा g का इम्पैक्ट पड़ता है। ये मतलब समझ लीजिए ना, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन जो हम लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ा है। तो u साइन थीटा से आप अगर बॉल को ऊपर जाने की इजाजत दे रहे हैं तो ये तो हमेशा जी के प्रभाव में रहेगा। तो जैसे ही जी इसको रिटार्डेशन मार रहा है, क्योंकि ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, आपने इसको ऊपर फेंका है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और तब ये फिर वापस नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो जी का सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला करके आप ये मान करके चलें कि जी के प्रभाव में इसका ओनली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है u साइन थीटा, जबकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी के हिसाब से अब हमारे पास डिमांड्स आते हैं। क्या क्या डिमांड्स आते हैं, अब देखिए। जब हमने इतना सारा काम कर लिया तो डिमांड्स में सबसे पहला नंबर आता है, 3 बेसिक चीज है। पहला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, एंड तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और बाकी 2 चीज तो आप समझते ही हैं कि मैक्सिमम हाइट रिच्ड का क्या मतलब होता है, कितना अधिकतम ऊंचाई लेगा वो। देख रहे हैं ना, यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ जब आया है ये, तो ये एच मैक्सिमम पर गया, इसके और ऊपर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस समय में इसके पास सिर्फ यू एक्स का वैल्यू जो यू कॉस थीटा है, ये तो सेफ है, ये तो हमेशा इसको आगे ले जा रहा है। हर जगह पर आप देखें, हर जगह पर इसके पास कंपोनेंट है, हर जगह पर कंपोनेंट है, हर जगह पर इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट यू एक्स और यू वाई है। लेकिन यहाँ आने के बाद, मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद वाई कंपोनेंट इसका 0 हो जाता है, इसीलिए उससे ऊपर ये प्रोजेक्टाइल हमारा नहीं जा पाता। उस समय में जो ये अपने ग्राउंड लेवल से जो हाइट अचीव करता है, उसी को कहते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ये वाला है, जिस पोजीशन से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था और जिस पोजीशन पर ये आकर के ग्राउंड को हिट करता है पहली बार, यही कहलाता है इसको, यहाँ से लेकर के ये वाला, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। और इस फ्लाइट के टोटल टाइम को ही हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, है ना। अच्छी बात ये। आइए, तो डिमांड में सबसे पहला नंबर आता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग फ्लाइट टी। दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिमम हाइट रिच्ड, मैक्सिमम हाइट रिच्ड यानी एच मैक्सिमम, जो कि ग्रेविटी में भी हम लोग पढ़े थे, एच मैक्सिमम यानी दैट इज एच मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज। याद रखिएगा, ये 3 तो हमारा बेसिक है, और ऐसे और भी बहुत सारे रेंज आर बराबर क्या होगा। ये 3 डिमांड को पहले ला करके और हम लोग एक पहले बेस बना लें, उसके बाद प्रोजेक्टाइल पर तो खूब गेम चलेगा, जबरदस्त चलेगा। आइए, अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बार इरेज करता हूं। आपके पास तो पॉज करके आप देख लोगे, इसको नोट कर लोगे, पर मुझे तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना आपके लिए। आइए, याद रखिएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम लोग हैं अभी। जिस लेवल से हमने बॉल को प्रोजेक्ट करा है, उसी लेवल पर जो है इसको फिर से आ जाना है। सो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑलवेज 0 इन दिस कंडीशन। और उसी पर अभी लंबी बात होगी हमारी। अब आइए, थोड़ा सा फिगर को हमने फ्रेश करना चाहा था। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है ना। और ये हमने इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये हमारा थीटा है। इस तरह से ग्राउंड को हिट करता है, ये हमारा एच मैक्सिमम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो यू एक्स है हमारा, जो यू कॉस थीटा है, और ये है हमारा यू वाई, जो यू साइन थीटा है। अब आइए, कहते हैं जब ये ग्राउंड को हिट कर देता है तो एच मैक्सिमम, तो अब देखिए, जैसे पहले ऊपर चढ़ा तो ये एच प्लस एच लिया,
और जब वापस नीचे उतरेगा तो ये क्या होगा, वाई डायरेक्शन में माइनस एच होगा ग्राउंड को हिट करते समय। इसको इधर मत देखिए, ये तो इधर इधर जा रहा है इसकी वजह से, पर वाई डायरेक्शन में जैसे जैसे अभी जा रहा थी इसका हाइट चढ़ रहा है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, और जब ये उतरने लगा तो मोशन का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, और आपने अपवार्ड पॉजिटिव रखा है तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा ही होगा, तो प्लस एच माइनस एच, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो सीधा लिखेंगे कि एज द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, मैं पूरा डिटेल दे रहा हूं, हिट्स द ग्राउंड, एज द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, वाई नेट इक्वल टू जीरो। इसीलिए इक्वेशन पर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, इसीलिए y इक्वल टू फार्मूला होता है यू बाई टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और बच्चा यहाँ पर जीरो लिखा जाएगा, और जीरो लिखने के बाद यू वाई के बदले में आप यू साइन थीटा टी लिखो और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सारा चीज वही है, कुछ नया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर चीजें आपके साथ समझ में आनी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में दे दिया है मैंने, समझ गए ना। इसीलिए मैं कहता हूं ना बार बार कि यहाँ घबराना नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें और लगातार अपनी गलतियों को खोजें। कब से पहले जो मैंने सीखा था उसमें और आज जो सर काम करके दे रहे हैं उसमें दोनों में क्या फर्क है, और क्लैरिटी कितनी बेहतरीन है ये देखना है। इसीलिए वीडियो पर लगातार बनना पड़ेगा आपको। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, जीरो इक्वल टू 2u साइन थीटा टी और माइनस जी टी स्क्वायर। क्या करते हैं इसमें से टी कॉमन ले लेते हैं, तो जब टी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, टी इंटू 2u साइन थीटा और माइनस जी टी होगा। इफ टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल पोजीशन है ना, टाइम का 2 वैल्यू तो आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है टाइम के रूप में। और एंड जब हम 2u साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू जीरो करते हैं तो यहाँ से t का वैल्यू आता है 2u साइन थीटा बाई जी। झलक देखते चलिए, है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, लेकिन ये ओवरऑल फार्मूला नहीं है। अगर इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देखना है तो थीटा को कर दीजिए 90। जैसे ही थीटा को आप 90 करेंगे बॉल सीधा ऊपर भागा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अगर आपको पिछला वीडियो में याद है या आपके कॉन्सेप्ट में अब ये आ चुका है तो 2u बटे जी आपको याद होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर ग्रेविटी में सेम लेवल वाला मामला। खैर, तो ये 2u साइन थीटा बटे जी इज द वेरी 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 स्टैंडर्ड एंड मोस्ट बेसिक फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि अब यही बात तो है कि इसको ओवरऑल नहीं समझना है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जो है वो है, यही इसके लिए तो बिल्कुल यही है। खैर, अब देखिए पहला डिमांड आपका हो गया, यानी 1 नंबर का डिमांड आपने पूरा कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट का। और जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है तो मुझे लगता है कि ये क्या बोलते हैं, रेंज तो आ ही जाएगा। दूसरा डिमांड है मैक्सिमम हाइट, तो क्या होगा, एट एच मैक्सिमम क्या होगा, बोलिए, वी वाई का वैल्यू बोलिए जीरो होगा कि नहीं होगा। इसको अंडर ग्रेविटी कॉन्सेप्ट से सीधा बनाइए ना, इसीलिए मैं लिखूंगा वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच मैक्सिमम। हो गया काम, कहीं से कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इसको जीरो करना होगा। ये है u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच मैक्सिमम। सो अगर आप इसको और एक्सटेंड कर ले तो आपके पास व्यवस्था है, इसीलिए डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूं कि एच मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर आपको ध्यान से देखना है कि अंडर ग्रेविटी में ये सेम चीज था कि नहीं था, साइन थीटा में थीटा 90 करो तो सीधा बॉल को ऊपर फेंको यू स्क्वायर बाय 2g। बिल्कुल हर जगह पर आप एकदम बिल्कुल सही पाएंगे उसको। जब आप सही तरीके से काम करेंगे तो कहीं से कोई रोकथाम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए तीसरे नंबर पर, हॉरिजॉन्टल रेंज की कहानी कहां से लें। हॉरिजॉन्टल रेंज आर,
इसमें तो आपको बिल्कुल महारत हासिल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रेंज आर जो है ना, ये बराबर होगा यू एक्स गुना टी के। देख लीजिए, 1 मिनट में बात खत्म। क्यों? क्योंकि इसमें s इक्वल टू वी टी यूज करेंगे। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है हमारे प्रोजेक्टाइल को, तो क्यों हम झगड़ा मोल लें। s इक्वल टू वी टी करेंगे, उतने ही टाइम में ग्राउंड को ये हिट करता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यू एक्स इंटू टी, यानी यू साइन यू कॉस थीटा, आपको यू एक्स का वैल्यू है, और ये है 2u साइन थीटा बटा जी, सामने में है, ये देख लीजिए कहाँ है, ये देखिए यहाँ है ना, लगा दीजिए। तो ये होगा r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखिए ये होगा, और r इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैथमेटिकल टूल पर ध्यान दीजिएगा। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है। ये फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला। और इसीलिए ये फार्मूला अंडर ग्रेविटी पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो सिंगल डायरेक्शन है, अलोंग वाई डायरेक्शन आपका पार्टिकल मोशन करता है, तो एक्स में उसको जाना बिल्कुल है नहीं। और चाहे तो आप लगा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब यहाँ पे थीटा जब आप 90 लगाएंगे तो आ जाएगा, है ना। साइन 90 करेंगे तो साइन 180 जीरो होता है। तो आप देख लीजिए रेंज का वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 3 बेसिक फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने लाया। अब मैं इसी सिचुएशन को ध्यान में रख करके और कुछ और बातें सिखाता हूं, रेंज और एच मैक्सिमम। तो पहली बात तो ये है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर हम कुछ काम करते हैं आगे, कि हाउ विल बी द कंडीशन, या हाउ विल बी द सिचुएशन, या व्हाट विल बी द सिचुएशन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। सो वो कौन सी परिस्थिति होगी कि अगर एक ही वेलोसिटी से हम किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी पत्थर के टुकड़े को फेंकें, 4 दोस्त एक लाइन में खड़ा हो जाइए, रेलवे लाइन के किनारे पत्थर तो बहुत मिलता है, और सब फेंकना शुरू कीजिए, कौन सबसे अधिक रेंज कवर करता है, कितनी दूर किसका पत्थर जाता है, जबकि ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड आपके सेम वेलोसिटी से पत्थर को फेंक रहे। अगर 40 फेंक रहे तो 40 फेंकते हैं सभी, 50 तो 50, 30 तो 30, फिर भी रेंज किसका मैक्सिमम होगा, कितनी दूर, सबसे अधिक दूर किसका पत्थर जाएगा, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो ये आप नोट कर लेंगे। और अब आप देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं। हाउ रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज हमारा मैक्सिमम कैसे होगा उस पर बात कर लेते हैं। और मैक्सिमम रेंज से सारी चीजें जुड़ेंगी। अभी जब हम लोग मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे ना, तो उस समय में मैक्सिमम हाइट की भी बात करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की भी बात करेंगे कि मैक्सिमम रेंज के टाइम में कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वो भी हम लोग चर्चा में लाएंगे। तो आइए एक एक तरफ से पहले शुरू करते हैं। वो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, देखिए, फॉर आर टू बी मैक्सिमम मुझे चाहिए। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है कुछ स्पेशल, जो आप ध्यान से समझ करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक नीट का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इस बार जो रीनीट हो रहा है 21 जून को, उसमें काइनेमेटिक्स से, और अगर सही सब कुछ सही रहा तो इसके लिए मैं एक 1 शॉट वीडियो लूँगा, और लगभग मैं पूरे फिजिक्स से कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और ये मान करके चलिएगा, जितने टॉपिक, जितने टर्म हम गेस करेंगे, मैक्सिमम आपको हिट करेगा। आप इस बार ट्रायल ही कर लेना, समझ में आ जाएगा कि एलन एकेडमी 24 कितनी ताकत के साथ खड़ा है। और मैं ये प्रयास जरूर करूंगा, है ना। इट विल टेक सम टाइम, 2-3 क्लास के बाद मैं एक रीनीट के लिए स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, 1 शॉट वीडियो।
देखेंगे, एक दिन में हुआ तो एक दिन में, तो डबल लेक्चर लेगा तो करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ताकि आपको ये लगे कि हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक एक्सपीरियंस होल्डर के साथ है, और इसीलिए वहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, हर गलतियां दिखाऊंगा, हर सही रास्ता बताऊंगा। रेंज मैक्सिमम चाहिए ना आपको, तो देखिए आर इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी से निकल के आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखिए तो u तो फिक्स है, जिस वेलोसिटी से हम फेंके वो फिक्स है, जी आपका आपके कंट्रोल में है नहीं, तो रेंज को चेंज कौन करेगा, यहाँ पर साइन करेगा ना, तो कहेंगे यह, इसीलिए फॉर आर मैक्सिमम क्या होगा, साइन 2 थीटा होना चाहिए 1 के बराबर, क्योंकि साइन थीटा का ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, कितना भी एंगल बढ़ा दीजिए इससे अधिक साइन थीटा का मान कभी नहीं जाता। -1 टू +1 आपको सिखाया था मैंने, -1 से बड़ा साइन थीटा या साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, और सेम सिचुएशन होता है कॉस अल्फा के लिए भी, ये ध्यान दीजिएगा। कहीं प्लेटफॉर्म पर मैंने ये भी देखा था पढ़ते हुए कि साइन अल्फा का वैल्यू 1 से अधिक नहीं होता है, और मतलब आधा अधूरा कभी कभी लोग कर देते हैं, उसका रेंज वो 0 to 1 बता रहे थे, भाई ऐसा थोड़ी न है, -1 to +1 है, -1 to +1। खैर ये तो चर्चा का विषय नहीं है। अब ये जब मैक्सिमम होगा तो ये कहाँ पर मिलेगा, साइन 90 डिग्री पर। आपको पता है कि साइन 90 पर ही साइन थीटा 1 देता है। ये थीटा मतलब ये थीटा मत समझ लीजिएगा, ये पूरे एंगल की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, साइन रिमूव कर लेंगे तो 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और जब 2 थीटा 90 हुआ तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 45 डिग्री। याद रखिएगा ये एंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से 45 डिग्री के एंगल पर अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो उस समय में जो वो रेंज कवर करेगा वो रेंज निश्चित रूप से मैक्सिमम होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ यू, थीटा मस्ट बी 45 डिग्री एंड द रेंज विल बी मैक्सिमम, दिस इज द आर मैक्सिमम। और ऐसे कंडीशन में एच मैक्सिमम का भी कोई खास वैल्यू आता है। अब दोनों निकालते हैं, थीटा जस्टिफाई हो गया ना, जब थीटा जस्टिफाई हो गया तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बहुत सुंदर एक फार्मूला की तरफ, एक रिलेशन की तरफ ले जा रहा हूं, वहीं से क्वेश्चन आएगा और निश्चित रूप से आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए आर मैक्सिमम होगा कितना, आर मैक्सिमम होगा, आप देख लीजिए फार्मूला वहां पर है ना, तो u²/g होगा एकदम। क्यों, क्योंकि ये तो 1 हो चुका है ना, ये तो आपको साइन 2 थीटा तो 1 हो चुका है ना, तो आर मैक्सिमम का प्रॉपर वैल्यू कितना होगा, तो u²/g होगा। अच्छी बात है, जब आर मैक्सिमम का वैल्यू u²/g आया तो ऐसे कंडीशन में एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये भी तो समझ लें हम लोग। आपको क्या पता है, u² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होगा कितना, थीटा 45 रख दीजिए, ये होगा u² बटा 2g इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। चूंकि साइन कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको 1/√2 होता है। ये मैं जानकारी के लिए आपको इधर साइड में मैंने लिख दिया, वही लगा दिया मैंने। तो यहां से अगर देखें तो ये होगा u²/4g, ठीक है। ये आ गया एच मैक्सिमम का वैल्यू ऐसे सूरत हाल में u²/4g के बराबर। अब आपको क्या लगता है, आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, एकदम है। और यहीं से आएगा क्वेश्चन आपको, जो रिलेशन में, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको सब नोट कर लीजिएगा आप। और अब देखिए एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम मेरे पास है, और उसमें रिलेशन क्या है वो देख लीजिए। इसीलिए एच मैक्सिमम इक्वल टू, देखा जाए तो 1/4 इंटू u²/g है, और ये रेंज मैक्सिमम है ना। एच मैक्सिमम इक्वल टू आर मैक्सिमम बाई 4, याद रखिएगा ये रिलेशन, खाली याद रखिएगा। या अगर आर मैक्सिमम आपको चाहिए तो 4 इंटू एच मैक्सिमम हो जाएगा,
ठीक है, ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम सवाल, ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है, कोई भारी बात नहीं है, और बहुत जगह पे ये सवाल उपलब्ध भी है, पर मुझे लगता है कि जनरली एक आध बार पूछा गया, नहीं पूछा गया, पर इसमें हमको लग रहा है कि इस बार ये रीनीट में ये पूछेगा आपको। तो अगर ये एच मैक्सिमम दिया हुआ हो तो आर मैक्सिमम निकाल सकते हैं, आर मैक्सिमम दिया हुआ हो तो एच मैक्सिमम निकाल सकते हैं, कोई मतलब एक्सप्रेशन और माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और ऐसे में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा ये भी आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस पर ध्यान किसी का नहीं जाता। इन दिस कंडीशन है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी का वैल्यू अब तक नहीं पूछा गया, पर मुझे लगता है कि आप तैयार करके जाइएगा। 2u sin थीटा बटा जी आपने देखा था, बिल्कुल दिखा था, तो u 2u बटा जी और साइन 45 डिग्री कर दीजिए, तो आप ये हो जाएगा 2u बटा जी इंटू 1/√2, ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए t का वैल्यू होगा √2u बटा जी। याद रखिएगा, ये स्पेशल कंडीशन में है, व्हेन आर मैक्सिमम जब आपका प्रोजेक्टाइल ले रहा है, जब वो एच मैक्सिमम उसके हिसाब से ले रहा है, तो रेंज मैक्सिमम के कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी क्या होगा, √2u बटा जी। देखिए 2u sin थीटा बटा जी होता है ना, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 लगाएंगे ना, √2 से ये खत्म होगा, तो √2u बटा जी। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला को हमने स्पेशलाइज कर दिया, तो ये आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इतना आप आज अगर बना के रखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पहले तो इस पर एक आध सवाल करेंगे, तब तक आप इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा और इसको एनालिसिस कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, और देखिएगा कि आज के इस बेसिक लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी ज़बरदस्त स्टार्ट दिया है हमने, और इसका बेनिफिट सीधे आप तक जाता है। थैंक यू सो मच।